नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जंग भीषण हो गई है। मिडिल ईस्ट में फिर बम और मिसाइल्स बरस रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज उड़ाने की धमकी दी है। ट्रंप की धमकी का ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने उसके बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया तो मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देगा। अमेरिका के ईरान पर 5 दिन से नॉन स्टॉप हमले जारी हैं। जंग के ताजा दौर में अमेरिका ने पहली बार ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया। उत्तरी ईरान के इलाकों पर भी मिसाइलें दागी और यही नहीं, अमेरिका ने खर्ग द्वीप की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया, जिसका ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। ईरान ने इसके बदले बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया। जॉर्डन ने ईरान की तरफ से दागी गई 8 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है और इन हमलों में अभी तक ईरान के 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान का यह कहना है कि उसने अमेरिकी ठिकानों पर फतेह 110 मिसाइल के अलावा खैबर शेकन और ज़ुल्फ़ागर मिसाइल से अटैक किया। ईरान ने अपने ताजा ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नसर 2 दिया। ट्रंप एक तरफ ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज उड़ाने की धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। ईरान ये चाहता है कि मामला जल्द सुलझ जाए, जबकि ईरान के मिलिट्री ने बयान जारी कर कहा है कि हम किसी भी सूरत में अमेरिका को होर्मुज पर नियंत्रण नहीं करने देंगे। The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. It would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ सिंह फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमीत माकोड़े प्रेसिडेंट एएफएच अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। वहीं सैयद आसिफ रिजवी ईरान अफेयर के एक्सपर्ट ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिक गौर स्ट्रेटेजिक एडवाइजर दुबई से हमारे साथ इस पर लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर सिवाच, क्या कहे इसे, ये एक टेम्परेरी एस्केलेशन है या फिर एक लॉन्ग टर्म वॉर की तरफ के जा रहा है जो पिछले 4 महीने में हुआ था 17 जून से पहले? क्या वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है या अभी सिर्फ इसे एक टेम्परेरी एस्केलेशन के तौर पर देखें? हाँ बिल्कुल, देखो गनका, ये एक टेम्परेरी एस्केलेशन है क्योंकि ये सच्चाई है कि वॉर और पलटवार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो राउंड 2 है ये स्टार्ट ईरान ने किया और इसमें भी कोई दो राय नहीं, जब उन्होंने जो 3 कमर्शियल शिप पे हमला किया। मगर ये लड़ाई फुल फ्लैज नहीं होगी। उसके 2-3 बड़े मेन कारण हैं। अमेरिका लड़ाई नहीं लड़ना चाहता क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अभी वेकेशन सीजन चल रहा है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो पब्लिक वैसे ही अगेंस्ट इस लड़ाई के, और पब्लिक ओपिनियन जो है वो चाहती है लड़ाई जल्दी से जल्दी बंद हो। और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो हर चीज को मद्देनजर रखते अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता ये लड़ाई चले। इसी प्रकार से आप ईरान को देखें, देखो ईरान की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये जो अभी एमओयू साइन हुआ था, वो ईरान की तरफ झुकाव में था क्योंकि ईरान को तो सब कुछ मिल गया था उसके अंदर। उसकी जो सैंक्शन थी वो भी रिलीज हो रही थी, उसके पास जो एसेट्स फ्रीज हो रखे थे उसको भी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा था, और उसके बाद $300 बिलियन मिलने थे उनको रिकंस्ट्रक्शन के। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान भी इस लड़ाई को चाहता है। ईरान भी चाहता है कि किसी तरीके से बात बने, और अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। अब ये सब न्यूक्लियर जो प्रोग्राम ईरान का या बाकी चीजें सब भूल के सेंटर ग्रेविटी है एक प्रकार स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कौन कंट्रोल करेगा? देखो जो एमओयू हुआ था उसका जो आर्टिकल 5 था उसके अंदर कहीं कंफ्यूजन है। कहीं ना कहीं जो ईरान सोचता है कि वो ही इसको पूरे को गवर्न करेगा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर रेगुलेट करेगा ट्रैफिक को, जबकि अमेरिका कहता है कि ये जो है इंटरनेशनल वाटर है, और सभी कहते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है, यूएन क्लोज के तहत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ फॉर सी के तहत इसको रोका नहीं जा सकता, इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो मलक्का स्टेट जो है, जो कि ओनली 2.8 किलोमीटर है चौड़ाई, जहां सबसे कम, तो उसको मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर भी बंद कर देंगे। इसका मुकाबला आप नहीं कर सकते कि जो पनामा कैनाल है या स्विच कैनाल वो आर्टिफिशियली मेड है, उन पे मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन
एक एस्केलेशन लैडर पे जा रही है, एस्केलेशन ट्रैप में हो सकती आ जाए, मगर अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, ऐसे ही चलेगा, वार पलटवार चलता रहेगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि फुल फ्लैज लड़ाई हो। ये ऐसा लगता है, अगर आप देखें जो हमले हो रहे हैं, अमेरिका भी जो हमले कर रहा है वो अभी भी बैलेंस हैं, इतने ज्यादा ऐसे हमले नहीं है जिससे ईरान की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर, क्योंकि अगर उसके आप पावर प्लांट्स या उसके ब्रिजेस डिस्ट्रॉय होते फिर ये फुल फ्लैज वार हो जाएगा। और इसी प्रकार से सर ईरान उसका भी तो पलटवार उसकी तो करेगा। चेतावनी अभी तक दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अगर नहीं रुकेगा तो उसके ब्रिजेस और पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। रिजवी जी, अभी तक तो ईरान ने संभलना ही सीखा था, अभी जितने दिन में पीस डील थोड़ा दिन चली भी है तो अभी तो ईरान संभल ही रहा था। अगर फिर से ऐसे अटैक्स हो रहे हैं तो ईरान के लिए संभलना भी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली भी तो आपका देश सफर कर रहा है। आप फ्रोजन एसेट्स को लेने गए थे, लेकिन उससे पहले ये इस तरीके के अटैक हो जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा, और मैं लायक मुबारकबाद समझता हूँ इंडिया टीवी को कि ये मौका देता है कि ईरान के पर्सपेक्टिव से बात रख सके। मैं भारतीय हूँ, मेरा मुल्क भारत है, लेकिन मैं ईरान के दिशे से बात अपनी रखता हूँ। देखिए, जो सर ने कहा, ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट, मैं कहूंगा नहीं, ये वार जो है बढ़ेगी। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये जो जखीरा वेपन्स का आ रहा है, आज की रिपोर्ट है सुबह की, नेटो जो है बहुत बड़ा जो है लॉन्चर पैड वगैरह का जखीरा जो है ये मिडल ईस्ट में भेज रहा है। इनडायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट इस तरह से कर रहा है। रिपोर्ट आपने देखी होगी, सऊदी जो है 2 मिलियन की डील हुई है कल सऊदी की मिसाइल्स के लिए। तो ये जब बारूदी जखीरा बने रहेगा मिडल ईस्ट में, और वो जैसे पहले मैंने बताया था कि तेल का धंधा चल रहा था, तेल का खेल था, अब वेपन्स का खेल तो पूरी दुनिया के लिए वाज़ेह है। ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं ये पूरे अमेरिकन वेपन्स पे डिपेंड है, और जो है जिस तरह से ये बारूद का जखीरा मिडल ईस्ट में जमा हो रहा है, उससे नहीं लगता कि ये लड़ाई थमेगी। दूसरी चीज जो आपका सवाल है, उस पर मैं ये बताऊंगा कि देखिए, जिस तरह से अमेरिका हमला कर रहा है, और कल जो है एक चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल पे अटैक किया है, और जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है इस तरह से बच्चों की जान ली जा रही है, और एक हॉस्पिटल पे। अब इसमें क्या वो दलील देंगे, क्या वो एग्जाम्पल रखेंगे कि इसके नीचे भी कोई आर्मी बेस था या क्या था, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बात सामने आई है, उसके हाथे में हमला हुआ है उसके, और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया उस हॉस्पिटल में। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है, ईरान ने वार्निंग दी है, जिस तरह से अमेरिका से वार्निंग आ रही है, इसी तरह से ईरान से भी वार्निंग आई है। कल आईआरजीसी ने कहा है, आज सुबह का भी एक स्टेटमेंट है कि देखिए, अगर अमेरिका बाज नहीं आता है और ये हमले जो कुवैत बहरीन वगैरह से हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जवाब इंफ्रास्ट्रक्चर पे देंगे। और बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है इस वक्त कि आप जो है सिविलियन कैजुअलिटी क्यों नहीं ले रहे। जैसे हमारे दोस्त अमेरिका से जुड़ते हैं और वो रेशियो देते हैं कि 1/200 रेशियो है, जैसे किलिंग का और शहादत का और दुनिया से जाने का। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये अभी तक जो है ईरान ने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है, लेकिन कल की ये रिपोर्ट है कि जब जिस तरह से फिफ्थ फ्लीट का जो है तहस नहस किया है, कुवैत में बहुत खतरनाक बेसिस पे हमला किया है, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं जो नेट ठीक है सर, जो नुकसान कर रहे हैं वो तो देख ही रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कि बहरीन में क्या हो रहा है, कुवैत में क्या हो रहा है, जॉर्डन में क्या हो रहा है। लेकिन अमिताभ जी, सऊदी अरब पे कुछ नहीं हो रहा। क्या सऊदी अरब की कहीं ना कहीं अंदर खाते ईरान के साथ डील हो गई है? मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत भी लगातार चल रही है अब्बास अरगची से। क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि उन पर अटैक्स ना हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान ना हो? और क्या सऊदी अरब ने यू टर्न ले लिया है, अब अमेरिका का साथ ना देकर कहीं ना कहीं ईरान से भी बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में? वो नहीं, सऊदी अरेबिया इसमें अब तक नहीं अटैक हुआ है। उसके कई कारण हैं। एक तो कतर और बहरीन सबसे सॉफ्ट बेली हैं इस रीजन के, छोटे देश हैं, उन पर अटैक करना आसान है। पूरी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट में वो खुलते हैं, या यूं कह लें पर्शियन गल्फ में खुलते हैं, तो उस तरह से उन पर अटैक करना इजी होता है, ये जानते हुए कि वो अटैक नहीं कर पाएंगे, उतने केपेबल नहीं है जितने यूएई है सऊदी अरेबिया। ये कहना गलत होगा कि उन्होंने कोई डील की है। कहा यह भी जा रहा था पहले कि कतर ने उनसे डील की, उन पर अटैक नहीं होगा, लेकिन उन पर अटैक बदस्तूर जारी है।
ये आईआरजीसी का ये जो गन शिप है या जो भी है किधर घूम जाए ये किसी को पता नहीं है, लेकिन फिलहाल पूरे जीसीसी कंट्रीज अटैक में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस समय सऊदी अरेबिया को छोड़ दिया गया होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया पे भी अटैक हुए हैं और अटैक होंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं, सऊदी अरेबिया इस रीजन का सबसे बड़ा पावर है अगर इजराइल को आप छोड़ दे तो, और ईरान तो इस समय लड़ाई कर ही रहा है। वो किसी भी तरह से ईरान ये नहीं चाहता है कि सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व हो जाए। जिस दिन सऊदी अरब फुली इन्वॉल्व होगा, माइंड यू, ये बहुत डिफिकल्ट गेम हो जाएगा ईरान के लिए भी, क्योंकि सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर है। इसके पहले भी हुतियों ने 2024 में उनके ऑयल फील्ड्स को तबाह किया था। अभी भी इन्होंने उनके डिसैलिनेशन प्लांट पे, अभी मतलब कुछ दिन पहले उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, उनके प्लांट्स पे अटैक किया था। अटैक तो बदस्तूर जारी है। ये है कि अब उनका मूड करे कि किस पर करें, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन इस समय मुझे ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल भी खुल गए हैं। आज ही एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि एक महिला जो ईरान में बंदी थी 2024 से, उसको उन्होंने छोड़ दिया है अमेरिका जाने के लिए वापस। तो वो एक, मैं ये, और राष्ट्रपति ट्रंप ने उसकी तारीफ भी की है, और जज ने और जो वकील है उनके, उन्होंने कहा कि बिना राष्ट्रपति ट्रंप के इंटरवेंशन के ये नहीं होता। तो मुझे लग रहा है डिप्लोमेसी का भी कोई एक चैनल खुला हुआ है, लेकिन दोनों इस बात पे अड़े हैं, और जाहिर भी है और सही भी है कि होर्मुज ईरान नहीं छोड़ेगा, और अमेरिका, गल्फ एलाइज, दुनिया होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं करने देगी। ठीक है, इस वास्ते ठीक है प्रमीत जी, जेडी वेंस का एक बयान आता है, वो ये कह रहे हैं कि इजरायली गवर्नमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि पीस डील जो हुई थी वो किसी तरीके से लागू हो, डीरेल कर रहे हैं उस पीस डील को। कौन है इजरायली गवर्नमेंट में जो नहीं चाहते हैं कि ये डील हो? क्योंकि इजराइल फिलहाल तो खामोश बैठा है, इजराइल फिलहाल नहीं अटैक्स कर रहा है, इजराइल ने अपने आप को तो सिक्योर कर लिया अपनी फौजों को आसपास से तैनात करके, लेकिन कौन है ये एलिमेंट्स? क्योंकि एक तरफ इजराइल के साथ आप अलाई बनते हैं और दूसरी तरफ इजराइल को आप एक्यूज कर रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रमीत जी, शायद आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, एक बार ऑडियो चेक करवा लेते हैं। ठीक है, मैं तब तक कार्तिक गौर जी के पास है। कार्तिक गौर जी, जिस तरीके से सऊदी की भूमिका को लेकर सवाल आ रहे हैं कि अटैक्स नहीं हो रहे हैं फिलहाल, और जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि क्या कोई बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर रहा है सऊदी अरब, क्योंकि एट द एंड आपको मक्का मदीना वहां पर है, वहां पर कई मुस्लिम आते हैं बड़ी संख्या में, और क्या इसीलिए अपने जो टूरिज्म है उसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहता है? यही वजह है कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट सऊदी अरब की तरफ से चल रहा है? नहीं, सारी जो जीसीसी कंट्रीज है टेक्निकली दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट एंड समझाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को कि एट द एंड ऑफ द डे सी ईरान इज फाइटिंग अ लूज लूज बैटल। वो कितना भी ऑप्टिक्स में वो दिखाए, बट टेक्निकली दिस वे और दैट वे वो ना ही अपनी क्रेडिबिलिटी और पैसा को खो रहा है, बट अपने दोस्तों को भी और वो जो भी उनके सिंपैथाइजर्स है वो सारों को खो रहा है। तो टेक्निकली तो ईरान कहाँ जा रहा है, दे हैव टू रियली थिंक अबाउट इट कि प्रॉब्लम उनका और इजराइल का है, बट एज ऑफ नाउ दे आर नॉट हिटिंग इजराइल एट ऑल। और जो अटैक है वो जीसीसी पे कर रहे हैं, जिनको वो अपने मुस्लिम ब्रदर्स कहते हैं। तो हु इज प्लेइंग द गेम एंड अल्टीमेटली कौन जीत रहा है, ये ईरान को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो कब तक आईआरजीसी के हाथ में खेलते रहेंगे, एंड व्हेन विल वी दे से कि इनफ इज इनफ, और यहाँ पे एक रैशनल कंट्री के जैसे हमको रहना पड़ेगा, एंड वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ को एग्जिस्टिंग। जब तक वो ईरान का माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि हमको को एग्जिस्ट करना है, और वो माइंडसेट उनका नहीं होगा कि मैं कंट्रोल करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि यूएई में कौन रहेगा, किसका एयरबेस रहेगा, मैं कंट्रोल करूंगा कि सऊदी में किसका एयरबेस रहेगा, वो जब तक इस माइंडसेट से, इस हेजेमोनिक माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे, टिल दैट टाइम द वॉर इज नॉट गोइंग टू ओवर, और ये लूज लूज बैटल है ईरान के लिए। तो वो तो ये भी चाहता है ना कि वो होर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यू टर्न ले लिया कि 20% टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन ईरान तो ये कह रहा है कि होर्मुज पर हमारा ही कब्जा है, हम ही उस पर उसको चलाएंगे। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, प्री 28 ऑफ फरवरी जो
बेसिकली जो सिस्टम था वो ही अल्टीमेटली एग्री होगा। कोई भी जीसीसी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ईरान को या तो टोल दे या तो ईरान इज गोइंग टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, दूसरी तरीके से डेफिनेटली उनको हेल्प किया जाएगा, उन पे एम्बार्गो हो गए या उनके फंड्स फ्रीज हो गए, उसको खोला जाएगा, वो सब हेल्प बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अगर ईरान इज नॉट गोइंग टू एक्ट रीजनेबल और एक रीजनेबल कंट्री के तरह नहीं बिहेव करेगा और एक रिजीम की तरह बिहेव करेगा, तो उनको जवाब भी अमेरिका और इजराइल और लेटर ऑन एक यूनिफाइड अटैक भी हो सकता है, जिसमें उनको कहा जाएगा कि भैया आपको एक रिजीम छोड़ के एक कंट्री की तरह बिहेव करना पड़ेगा। मेरे सिवाज क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अगर आपने ये अटैक नहीं रोके, आपने इस तरीके से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उन पर जो अटैक कर रहे हैं, आप होर्मुज पर जिस तरीके आप मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट और ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे, जो इससे पहले भी हुआ था, जो फर्स्ट फेज था युद्ध का। अगर ऐसा होता है, अगर अटैक्स और ज्यादा तेज होते हैं, तो ईरान कब तक स्टैंड आउट कर सकता है? कब तक ईरान मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है? कितनी इस वक्त पावर ईरान के पास है? क्योंकि पहले फेज में तो आपने अपने आप को मजबूत दिखा दिया, लेकिन अभी तो आप खड़े ही हो रहे थे और आप पर फिर से अटैक हो गए। हाँ देखो गोनी का एक बात तो है कि पिछली बार भी पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पे हमला नहीं हुआ था, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर इजराइल हो या अमेरिका हो, इसको ना नजरअंदाज करते हो ईरान जो है ये मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर बेसिस हैं अमेरिका की, उनके पावर स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देगा, डीसैलिनेशन को, प्लांट को। तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, इनका टूरिज्म ठप हो जाएगा। तो मुझे लगता है वहां तक नौबत नहीं आएगी। ये प्रेशर टैक्टिक्स है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं कि ईरान जो है बातचीत माने। ईरान के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हो रहा है? ईरान के सबसे बड़ा इफेक्ट है नेवल ब्लॉकेड, जो पहले भी नेवल ब्लॉकेड से ही बातचीत के दौर पे आया था ईरान। अगर आप देखें कि ईरान जो अब खबरें आ रही हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है ईरान के पोर्ट्स में, तो उनका ऑयल नहीं जा रहा है। $6 बिलियन का नुकसान हो चुका है। तो इसका मतलब ईरान भी नहीं चाहेगा कि वही वो ब्लॉकेड रहे। नेवल ब्लॉकेड उसने बड़े चालाकी से लगाया है अमेरिका ने, कि वो जो स्टेट ऑफ ओमान से इतनी दूर है कि ईरान के जो मिसाइल हैं उसके ऊपर ना जा पाए, और मगर जो ईरान के पोर्ट से कोई भी ऑयल जा नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें ध्यान रखनी है कि बातचीत चल रही है। हाँ, आपस में वार पलटवार होंगे, मगर इतना बड़ा नहीं होगा ये ऑल आउट वार हो। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपने एक ये जो रिस्ट्रिक्टेड जो रिस्पॉन्स है ईरान का, ईरान भी इसको फ्लेयर अप नहीं करना चाहता। आप बात आ रही कुवैत, बहरान और जॉर्डन, यही क्यों? क्योंकि दो जो कुवैत और बहरान है वो नजदीक है, सरप्राइज फैक्टर है। और जो आपका बहरान के अंदर नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और जो कुवैत के अंदर कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक एयरबेस है, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम, पेट्रोइड मिसाइल का, और दूसरा उनके अंदर जो अभी अली अल सलाम एयरबेस है। तो वो जो है उसके कारण वो हमले वहीं कर रहा है जहां आसानी से सरप्राइज फैक्टर हो और हमले ज्यादा कर। मगर मैं ये कहूंगा कि अभी भी बातचीत चल रही है। दोनों तरफ से हमले होंगे, पलटवार होंगे, अमेरिका प्रेशर डालेगा। जब से नेवल ब्लॉकेड लगाया है ईरान सॉफ्ट हुआ है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि अगर वो नेवल ब्लॉकेड लंबा चलेगा तो उसके अभी भारी नुकसान होगा। आज की तारीख में आप ये देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक भी शिप नहीं जा रही। तो अब ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे, प्रेशर दूसरे देश भी डालेंगे, और फ्यूल फर्टिलाइजर के। ठीक है, 9 वेसल्स निकले हैं। ठीक है, जो डेटा आया है कि 9 वेसल्स निकले हैं फिलहाल 15 जुलाई पे, और कोई बड़े वेसल्स नहीं निकले हैं जो ऑयल और एलपीजी गैस लेकर निकले हैं। प्रमीत जी, जेडी वैंस का बयान, उसी का जिक्र मैं कर रही थी। एक तरफ आप इजराइल को अपना अलाई बताते हैं, उसी के साथ आप ये जंग शुरू करते हैं, और अब ये जो पीस डील हुई है उसमें पहले तो आपने इजराइल को इंक्लूड नहीं किया, फिर ये जेडी वैंस एक्यूज कर रहा है इजराइल को कि इजरायली गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ये बातचीत हो और बातचीत डीरेल हो जाए, एमओयू जो है वो डीरेल हो जाए। देखिए, जैसे मैं अभी शुरू में बता रहा था कि देयर इज अ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन प्ले। अभी कुछ ही महीनों में वहां पर चुनाव है। जैसे अमेरिका में नवंबर में चुनाव, उससे पहले ही चुनाव की बात हो रही है इजराइल में। सो इजराइल डजंट वांट टू शो देयर वीक फेस। इजराइल वांट्स टू शो वेरी हार्डलाइनर फेस। इजराइल वांट्स टू शो दैट वी आर फाइटिंग वेरी फियर्सली, और वो किसी भी प्रकार से हिजबुल्लाह या हमास के किसी भी एलिमेंट को बख्शेंगे नहीं। अगर वो ये चेहरा दिखाते हैं तो ही उनको उसमें चुनाव में बड़ा फायदा होगा। अदरवाइज नेतन्याहू साहब की भी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो काफी घट गई है, इसलिए दे आर कंपेल्ड टू डू सो। इसलिए इस तरह से वो बात पूर्ण रूप से
जो जेडी वैंस साहब ने कही है वो उस सापेक्ष में कही है। बट अमेरिका का स्टैंड वेरी क्लियर है कि अमेरिका इज गोइंग टू अटैक, अमेरिका इज गोइंग टू डोमिनेट एंड देन गो टू द निगोशिएशन टेबल। और अगर अमेरिका के निगोशिएशन टर्म्स पे आपने नहीं मानी ईरान ने, तो अमेरिका विल डबल दी प्रेशर, अमेरिका विल अटैक मोर फियर्सली, और फिर उसको मजबूरी में मानना पड़ेगा। यही अमेरिका की पिछले कुछ महीनों से स्टाइल रही है। इट इज सक्सीडिंग। अमेरिका मिलिट्रीली तो डेफिनेटली सक्सीड हुआ है, पॉलिटिकली जरूर बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर, क्योंकि हमारे ट्रम्प साहब ने कई बार कहा कि मैं 7 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा या 10 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से जो 4 महीने का जो समय है, उसलिए लगता है कि शायद अमेरिका पॉलिटिकली नहीं जीत रहा है। अदरवाइज मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली अमेरिका इज डेफिनेटली हैविंग अ बिग अपर हैंड राइट नाउ। ठीक है। कार्तिक गौर जी, इसमें पाकिस्तान के भी फिर से रोल आ गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम चाहते हैं दोनों देश बात करें, दोनों देश बातचीत से मसला हल सुलझाए। वो फिर से चाहते हैं कि ये पीस टॉक दोबारा से शुरू हो। कर पाएगा पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान खुद ही घिरा पड़ा है, खुद ही उसमें पीओके में इस वक्त वहां पर बवाल चल रहा है, बलूचिस्तान में बवाल चल रहा है, तो कहां से पाकिस्तान क्या कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान के बस की बात है ही नहीं। वो तो सारे लोगों को पता है डे वन से। ये थोड़ा बहुत भी पीस डील में जो पुश मिला, दैट वाज बिकॉज ऑफ कतर गेटिंग इन्वॉल्व। तो इसमें पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान को ठीक है कि ऐसी चीज़ है कि भाई जिसको कोई श्राद्ध में भी ना बुलाए, उसको कोई मुंडन में भी बुला दे तो एक बड़ी चीज होती है। तो वो तो ऐसे ही घुसा था। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज कतर गॉट इन्वॉल्व और कतर की क्रेडिबिलिटी है विद इन ऑन द बोथ साइड्स, तो उस वजह से थोड़ा पीस डील भी आगे बात बढ़ी। और पीस डील बेसिकली वाज गोइंग टू बी अ लॉस्ट डील फ्रॉम डे वन, क्योंकि आप इसराइल को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इट इज नॉट गोइंग टू अटैक इट्स एनिमीज, वो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द पीस डील वाज मेड इन सच अ वे दैट इट इज गोइंग टू नॉट इवन लास्ट फॉर 60 days। तो पाकिस्तान इज नॉट अ प्लेयर एट ऑल। रिजवी जी, बाब अल मंदेब की बात हो रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से हुती का भी एक अटैक हुआ, पहले यमन में अटैक होता है सना एयरपोर्ट पर, उसके बाद हुती की तरफ से आभा एयरपोर्ट पर अटैक होता है। बाब अल मंदेब भी अगर बंद करा दिया जाता है, क्योंकि ये एक्यूज किया जा रहा है ईरान को कि ईरान की कोशिश कर रहा है कि उसको भी बंद करा दे। होर्मुज पर तो अपना कंट्रोल चाहता ही चाहता है, उसके थ्रू तो शिप्स को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। अगर बाब अल मंदेब को भी ईरान बंद करवा देता है तो ये तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा देश के लिए। तो ईरान पर यह आरोप लग रहा है कि बाब अल मंदेब को बंद कराना चाहता है। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने जो आज इतनी तरक्की याफ्ता दौर में इतनी जो तरक्की हो गई है, फिर भी इस तरह से झूठ बोला जाता है। बहरीन और कतर में इसलिए हमला नहीं हो रहा है, अटैक नहीं हो रहा है कि वो नजदीक है या इसलिए नहीं, तो उर्दन बहुत दूर है, जॉर्डन बहुत दूर है। जॉर्डन में क्यों हो रहा है? अगर क्योंकि इनके थार्ड और पैट्रियट सिस्टम और सीरैम सिस्टम जो कल इन्होंने, इनके सीरैम राडार सिस्टम है, इसको ईरान ने नष्ट किया। ये इन 3 बेसिस पे थे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ईरान किसी से हेल्प नहीं मांग रहा है, किसी से खैरात नहीं मांग रहा है। वो दूसरे कंट्री है जो खैरात पे जिंदगी गुजारते हैं अपने। ईरान के अपने फ्रोजन एसिड्स है जिसको वो आजाद कराना चाहता है। ये 2 बात क्लियर। तीसरा, अब आपका सवाल कि यमन में क्या हो रहा है। देखिए, यमन में जो ब्लॉकेट लगा रखा है, यमन में जो कितनी जाने जा रही है, वो हॉस्पिटलाइज लोग हैं, उनको इलाज के लिए नहीं आने दिया जा रहा था। और उसी दौरान जो अयतुल्ला खामनेई का फ्यूनरल हुआ, उसमें एक डेलीगेशन आना चाहता था। जब वो फ्लाइट वहां से टेक ऑफ की तो उसको टेक ऑफ नहीं करने दे रहे थे, और यमन के होती जो है फिर उसको सेव किया उन्होंने, और वो टेक ऑफ हुई। और वो जब आ गई यहाँ पे और दोबारा जब सिस्टम हुआ, वो 1 महीने 20 दिन यहाँ थे और उनका इलाज हुआ। और ये जब वापस जा रहे थे तो जो है उस पर दोबारा वो लैंडिंग के दौरान उस पर हमला होता है। आप ये बताइए, बहुत इतने बड़े एक्सपर्ट्स हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे, ये बताएंगे एक एयरबस नॉर्मल फ्लाइट में कितने असलहे जा सकते हैं, कितना सिस्टम जा सकता है। उसको कह रहे हैं उसमें वेपन्स थे और पता नहीं क्या आर्म्स थे और क्या थे। भाई, वेपनाइज तो अमेरिका और इसराइल कर रहा है पूरे गल्फ को। ईरान क्या वेपनाइज कर देगा, क्या दे देगा उनको? मिसाइल्स चले जाएंगे उसमें। वो सर बताएंगे, मुझे तो नहीं आइडिया कि कितने उसमें मिसाइल्स जाते हैं और कितने सिस्टम जा सकते हैं। तो एक ये नया सिस्टम बना रहा है। देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसका अहम बहुत, देखिए किसी चीज को भी फैक्ट के जरिए तोला जाता है। खाली अगर एंड ऑफ द डे इंग्लिश में मैं बोल दूं तो इंग्लिश में झूठ सच नहीं हो जाता है। झूठ झूठ ही रहता है, चाहे वो अंग्रेजी में, इंग्लिश में हो या किसी जबान में हो। मैं ये बताऊंगा, 4 दिन पहले ट्रंप ने फोन किया और प्रिंस सलमान से बात हुई, और फिर उन्होंने कहा क्या बात हुई, क्या मंथन हुई, वो खुल के सामने नहीं आया। लेकिन ये अटैक जो हुआ उसी दौरान हुआ।
तो ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। जो आपने सवाल पूछा था अमिताभ सर से, उसका जवाब ये है कि नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेटिक एक रिलेशन चल रहा है सऊदी और इसके बीच में, ईरान के बीच में। और वो ताकत वाकत जब अमेरिका जैसी सुपर पावर से भिड़ गया, इसराइल जैसी सुपर पावर से भिड़ गया, तो ये क्या कहते हैं, पिद्दी और पित्ती का शोरबा किया। इसलिए नहीं, वो अच्छी कंट्री है, मैं सऊदी को कोई वो नहीं करना चाहता कि मैं बता रहा हूं। लेकिन आपने जैसा जिक्र किया मक्का और मदीना है, बिल्कुल ऐसे ही मक्का मदीना, मक्के के 70 किलोमीटर दूर एक बेस बनाया है जिसको अमेरिकन को दिया गया है और उसको एक्टिव किया गया है बेस, ताकि इसकी आड़ में हो सके कुछ काम। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि कोई मिसाइल्स वहां से अटैक हुआ है या कोई अटैक हुआ है। अगर कोई अटैक होगा तो ईरान रिटेलिएट करेगा, मुमकिन है ईरान जवाब देगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रास्ता खुला है। ईरान हमेशा से बातचीत का समर्थन किया है और जब भी ईरान पे हमला हुआ है वो बातचीत के दौरान हमला हुआ है। ठीक है, ठीक है अमिताभ जी, मैं बार बार सऊदी अरब की बात इसीलिए कर रही हूं क्योंकि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि होर्मुज को खुलवाने के लिए जो शुरू किया, उसके लिए सऊदी ने अपनी फोर्सेस देने से मना कर दिया है। सऊदी जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी बात अरगची से हो रही है और इसके साथ साथ जो पुराने उनके टाइज हैं उसका भी हवाला बार बार दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें तो बार बार आ ही रही है ना। और इसके साथ साथ ये जो सऊदी के साथ रिलेशन को लेकर जिस तरीके से रिजवी जी भी कह रहे हैं कि अच्छे रिलेशन है। देखिए, पूरे गल्फ कंट्रीज में अगर देखें तो ईरान के सबसे ज्यादा वर्कर्स कहाँ हैं? यूएई में। सारे शिया हैं जो सुन्नी स्टेट में काम करते हैं और वो वहीं रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो भाग के आना चाहते हैं वापस ईरान। कुछ ऐसी स्थितियां हो गई थी, कहा जा रहा था कि यूएई उनको वापस कर रहा है, लेकिन अभी भी वो वापस नहीं आए हैं। दूसरी बात, संबंध सऊदी अरेबिया के ईरान से बिगड़े थे 2015-16 में, कुछ घटनाएं वहां हुई थी। उसके बाद चीन ने उनकी दोस्ती कराई थी, सुलह कराई थी। उनके संबंध अगर नॉर्मल नहीं थे लेकिन डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हो गए थे। बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है सऊदी अरेबिया और ईरान में। अगर वो होर्मुज में अपनी सेना नहीं देना चाहते, उसका सीधा कारण है कि वो किसी भी तरह से इस होर्मुज को इन्वॉल्व, जिसको अमेरिका ने बंद करवाया या अमेरिका ईरान ने बंद करवाया, उसमें सऊदी अरेबिया अपना कमिटमेंट नहीं करना चाहता। वो यही चाहता है कि होर्मुज जो लड़ाई के पहले था वैसी स्थिति हो जाए। लेकिन ईरान में इस समय स्थिति क्या है मैं बताऊं, बहुत दुष्प्रचार चल रहा है, भारत के प्रति दुष्प्रचार है, कई सारे बातें ऐसे बोले जा रहे हैं। मैं पिछले 10 दिनों पहले एक जगह विदेश में ईरानी डेलीगेशन से मिला, तो वहां तो ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे भारत के बारे में कि वो दुष्प्रचार ही लग रहा था। मैंने उनको फैक्ट से दिखाया तो वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो ईरान जो इस समय कह रहा है या ईरान की मीडिया में जो है, सोशल मीडिया में जो आ रहा है, वो बहुत भ्रामक है और दुष्प्रचार है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि सऊदी अरेबिया ही सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। अगर बाबेल मंदेब को भी बंद किया गया तो सऊदी अरेबिया सफर करेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान की जो अपनी पुरानी डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इस समय वो बेटर ग्राउंड नहीं हो सकता है। मुझे तो ये लग रहा है कि ट्रंप ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जब हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो ये बात जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए इस वॉर में। एक फैक्ट तो ये भी है ना सर, सऊदी का डेलीगेशन गया भी था, आयतुल्लाह अली खामेनेई के जो फ्यूनरल हुआ था उसमें गया भी था जी, और वो गया भी था। और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही थी कि यमन में बॉम्बिंग किया गया था सना एयरपोर्ट पे, बाद में होदेदा में उनको उतारा गया था, आप उसके विजुअल्स देख लीजिए, उसमें कोई भी बीमार आदमी नहीं है, सारे स्वस्थ लोग हैं, सारे मिलिट्री फटीग में हैं, या जो सना के हुती रेबल्स जिस तरह मिलिट्री फटीग में रहते हैं वो थे। तो ये, और वो वहां गए थे 20 दिनों के लिए। आखिर मातम पुरसी 20 दिनों के लिए वहां के हो नहीं रही थी। 20 दिनों तक वो क्या कर रहे थे, किससे मीटिंग कर रहे थे, ये सारी चीजें जो इनके तह में है। लेकिन हमें जो पता चलता है वो यही है कि ऊपर से क्या चल रहा है। सऊदी अरेबिया इस समय सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे है। उसका तेल सप्लाई जो पहले था उससे आधा हो गया है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहेगा कि ईरान से वो दोस्ती करके और उनको होर्मुज को प्रोटेक्ट करे। ठीक है मेजर सिवाज, बार बार इजराइल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहा है क्योंकि 5 दिन से अटैक हो रहे हैं, इजराइल चुप बैठा है। इजराइल ने अपने फोर्सेस को लेबनान के अंदर बॉर्डर पे लगा दिया है, इसके साथ साथ गाजा में भी अंदर भी लगा दिया है, पूरा अपने फोर्सेस, अपने सीमा को पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। क्या इजराइल आने वाले दिनों में अटैक करेगा? क्योंकि नेतन्याहू की भी एक विजिट थी जो अगले हफ्ते इस सैटरडे ही होनी थी यूएस में, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गई है। तो इस वक्त क्या चल रहा है नेतन्याहू के दिमाग में, इजराइल के दिमाग में? बिल्कुल, देखो गोयनका, इससे पहले मैं एक सऊदी का बताऊं कि सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है उसका ऑयल जाना चाहिए। जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है वो रेड सी में खुलती है, और अगर होती रेबल वहां पर सक्रिय हो गए
तो फिर वहां से ऑयल नहीं जा पाएगा और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। 12% वहां से भी जाता है, जो कि एक रेड सी से स्वेज कैनाल से होते हुए, अगर नहीं तो आप चक्कर काटना पड़ेगा। जो कैप ऑफ गुड होप है, 15-20 दिन ज्यादा लगेंगे और करीब 30% ज्यादा उसके रेट्स बढ़ जाते। अब बात आती है इजराइल की। देखिए, अगर आप इजराइल की तरफ देखें कि अगर कोई देश नहीं चाहता कि ये एमओयू सक्सेसफुल हो, वो इजराइल है। अमेरिका भी लड़ाई नहीं चाहता दोबारा हो, ईरान भी नहीं चाहता, ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, मगर इजराइल चाहता है ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो। उसकी अपने रीजन है, नेतन्याहू को मालूम है अगर वो हार्ड स्टांस दिखाएंगे तो अक्टूबर के इलेक्शन में उनके थोड़े बहुत जीतने के चांसेस हैं। अगर लड़ाई रुक जाती है तो फिर उनके रिजल्ट जो हैं उल्टे हो सकते हैं और उनको जेल में भी जाना पड़ सकता है, करप्शन चार्जेज। तो सच्चाई यह है कि इजराइल चाहता है लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो, तो इजराइल के पक्ष में है। और इजराइल लेबनान से और गाजा पट्टी से और सीरिया से निकलने वाला नहीं, चाहे अमेरिका कितना ही प्रेशर डाले। अभी क्या सर वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है इजराइल? बिल्कुल, वो इसलिए है, वो ये देख रहा है कि सिचुएशन, क्योंकि उस असला कम है अमेरिका और इजराइल के पास भी। क्योंकि जो राउंड 1 हुआ था, आप देखें जो पेट्रोल मिसाइल था, आयरन डोम, उसके अंदर जो इंटरसेप्टर थे वो बहुत कॉस्टली हैं और बहुत ज्यादा। इसीलिए सब कह रहे हैं अगर राउंड 2 होता है फिर भी ईरान का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि उसके रॉकेट मिसाइल ड्रोन अभी भी हैं 40 से 50%। मगर यहां पर जो पेट्रोल मिसाइल आप देखें, थार देखें, और जो बाकी दूसरी मिसाइलें हैं टोमाहाक, उसमें काफी कमी आई थी। तो इजराइल के पास अम्यूनिशन की कमी है, उसको 67% अम्यूनिशन अमेरिका से मिलता है। तो वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं। इससे कतई ये नहीं है कि कल को लड़ाई स्टार्ट होगी तो वो हिस्सा नहीं लेगा, बहुत जोरों से लेगा, मगर वो ये नहीं चाहता कि बातचीत बने, वो चाहता है लड़ाई बढ़े। और नेतन्याहू का पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हार्डकोर जो हैं इजराइल में उनका पक्ष भारी ना हो, बल्कि नेतन्याहू का भारी हो। मुझे लगता है एक सिचुएशन की फ्लूइडिटी है, मगर अभी भी ऐसा लगता है जिस प्रकार से बैक चैनल डिप्लोमेसी चली है, ऑल आउट वार होने के चांसेस कम है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक लीवरेज हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड ही ये लड़ाई चलेगी। अगर होती है तो इसको कंट्रोल नहीं करने देगा अमेरिका और जो खाड़ी के देश हैं, और ईरान इसको छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक से बातचीत बढ़ेगी, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी अच्छी नहीं, आईआरजीसी और जो इनके पॉलिटिकल सेटअप है उनके बीच में भी कहीं ना कहीं दखल अंदाजी है। प्रमीत जी, क्या बातचीत चाहता है अमेरिका? क्या बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश भी कर रहा है अमेरिका? और अमेरिका पर यह भी कहा जा रहा है कि अब उनके हथियार भी कम हो रहे हैं, जैसे 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 विजय सिवाच भी बता रहे हैं, स्टॉकपाइल कम होता जा रहा है हथियारों का। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। पहली जो आपने कही, अमेरिका निश्चित रूप से निगोशिएशन टेबल पे रहना ही चाहता है, बिकॉज इसका हल जो निकलेगा निगोशिएशन टेबल से ही धमकी देके कैसे बातचीत? एंड देन बिकॉज ऑफ द नवंबर मिड टर्म इलेक्शन, बट वो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की स्टाइल है, बिकॉज ही इज हैविंग सच अ लिवरेज ऑन मिलिट्री फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, एंड नाउ बिकॉज NATO इज आल्सो बैकिंग डिप्लोमेटिक फ्रंट एज वेल। That's why he will exert enough pressure and then he will negotiate. और लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न था, जिसमें मेजर जनरल सिवाच साहब ने अभी कहा कि फर्स्ट राउंड में क्या था कि इनके 50,000 से $1,00,000 के जो ड्रोन थे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑलमोस्ट $500,000 to $1 million की एक मिसाइल का यूज करना पड़ रहा था अमेरिका को। नाउ अमेरिका हैज लास्ट मंथ दे हैव टेस्टेड कि जो लेजर बीम डिस्ट्रॉयर्स जो है इक्विपमेंट, दे हैव बीन टेस्टेड and it has very successfully tested. Now it has been ordered to get it deployed in the war zone. तो जिसमें क्या है कि आपकी जो ड्रोन है, अगर वो 50,000 का हो, चाहे 1 लाख का या $2 लाख के ड्रोन हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी है वो इन कपल ऑफ लाइक 10, 20 और इवन $100 का आपको खर्चा आएगा और उसमें आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दैट विल बी अनदर गेम चेंजर, क्योंकि आज के बाद दुनिया देखेगी कि ड्रोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा किसी भी युद्ध में। और ड्रोन डिस्ट्रॉयर्स के लिए अमेरिका ने 2 टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है अभी। एक लेजर बीम इज वन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज माइक्रोवेव फ्रायर टेक्नोलॉजी। वो कुछ महीनों में शायद वो भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से वो इंस्टॉल होगी, जिसके द्वारा आपको ये कम खर्चे में इस तरह से जो ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका बहुत सक्षम हो जाएगा। एंड आई थिंक इजराइल इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन दैट इनोवेशन। सो ये जो आप देखेंगे कि नए नए इनोवेशंस भी अब ये वॉर में आ रहे हैं, एंड दिस इज वेयर अमेरिकन टेक्नोलॉजी शोइंग हिज रिजल्ट्स टू होल वर्ल्ड। और ये आप जो अमेरिका की नई टेक्नोलॉजी आती है, इसको चाइना भी नोटिस कर रहा है, रशिया भी नोटिस कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू गेट
डायरेक्टली इनटू द वॉर, बिकॉज ठीक है। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसके आगे ना चाइना टिक सकता है, ना रशिया टिक सकता है, बाकी दूसरे देश तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है। रिजवी जी, कितनी देर तक ईरान भी खड़ा रहेगा इस युद्ध में अगर ऐसे ही अटैक्स चलते रहते हैं? क्योंकि पहले बहुत लंबा युद्ध लड़ चुका है ईरान, और अगर ये लड़ाई और आगे चलती रहती है तो कितना और जखीरा हथियारों का, कितना और फाइनेंशियल सपोर्ट इस वक्त ईरान के पास है? देखिए, जिस तरह से ईरान टिका हुआ है, ईरान, मैंने बताया कल भी वार्निंग आई है कि अभी भी वक्त है। इन्होंने कहा है अगर अभी भी हाथ रुक जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं होता है, सिविलियंस पे अटैक नहीं होता है, तो जैसा कि सर बता रहे थे सहवाग सर कि उम्मीद है रुकने की। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ती है तो बिल्कुल ईरान टिका हुआ है और ईरान जो है सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देगा। और जैसा कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे, इतनी प्यारी आवाज शाहिद की आती है, कल जो धड़ाधड़ इस कुवैत और कतर और बहरीन पे गिरे हैं उसको तो रोक नहीं पा रही है टेक्नोलॉजी। कही है थोड़ा सा जल्दी उसको ले आए, नहीं तो बर्बाद होने के बाद आएगी तो कोई फायदा नहीं रहेगा। और तीसरी चीज जो आप लोगों ने इशारा किया बहुत सही है, इसराइल है इसका जो असल जो फैक्टर है वो इसराइल है। इसराइल नहीं चाहता है ये लड़ाई रुके, जिसकी वजह से कई बार अमेरिका ने हाथ खींचा, फिर वो खींच लाते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है वो बहुत पावरफुल है, उसको समझना पड़ेगा, उसको फाइनेंशियल फुल सपोर्ट मिलता है वहां आप पे कह रहे इलेक्शन बातचीत, में। चलिए बातचीत, आप हमेशा बात ये कह रहे हैं कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन कैसे बातचीत होगी? ईरान की संसद में बिल लाया गया कि एमओयू रद्द किया जाए, कोई बातचीत ना हो, और एक अपकमिंग बिल है जिसमें कहा जा रहा है कि होर्मुज का मैनेजमेंट कैसे हो। तो इंटरनली तो कुछ और ही चल रहा है, बाहर चाहे आप दिखाएं कि बातचीत चाह रहे हैं। जी, जब देखिए यहाँ पे भी बहुत प्रेशर है, जैसा कि आपने भी बताया था पहले, प्रेशर है यहाँ पे भी सबका माइंड एक नहीं होता है, सबका माइंड सेटअप अलग अलग है। यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये एमओयू जो साइन हुआ है ये हवे में है, इसका उल्लंघन हो रहा है, इसको तोड़ा जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि 3 पॉइंट्स जो इसके फर्स्ट और 5th और 14th पॉइंट का उल्लंघन हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको खत्म किया जाए, इस पे प्रेशर है। और इसीलिए संसद में यहाँ पे वो पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम ये सामने हो जाएगा कि देखिए इनमें आपस में भी कोई मतभेद नहीं है। और अगर आपको मतभेद देखना है, जो नैरेटिव चलाया जाता है कि ईरान में कहीं गुट है और फलाए, अभी तो सामने नहीं आया, इतने महीनों के जब से सफर कर रहा है, लेकिन देखिए खुल के सामने आया। कल जेडी वेंस का पूरा स्टेटमेंट सामने नहीं आ पाया, यानी टीवी पे नहीं बताया गया, जिसमें उन्होंने खास ये कहा है कि इसराइल जो है, इसराइल फुल एंड फाइनल फंडिंग कर रहा है कि ये एमओयू खत्म हो और अटैक शुरू हो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसमें कूद पड़ूंगा। तो इससे जो है ये समझ रहे हैं ईरान में प्रेशर है कि देखो जब भी हम नुकसान हुआ है हमको बातचीत से हुआ है, लिहाजा इसको खत्म करा जाए, ये एमओयू खत्म किया जाए, डील खत्म किया जाए, एक बार फुल एंड फाइनल जंग हो जाए, देख लिया जाए। जब पब्लिक तैयार है, आज जो है 140वां दिन है, रोज रात में यहाँ प्रोटेस्ट होता है, तो क्योंकि एज ए रिपोर्टर जाते हैं, देखते हैं, बहुत सी चीजें समझते हैं, एनालाइज करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो बाकायदा यहाँ पे मांग उठाई जा रही है कि पहले तो ये जो कातिल है इनका बदला लिया जाए, जैसा कि इससे पहले चला था। दूसरी चीज, ये बातें खत्म की जाए, डील वील नहीं होगी, हम कहीं जाके लड़ नहीं रहे, लिहाजा हमारे अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करे। अगर ईरान की तरफ से कहीं हमला होता है, हाँ ठीक है, हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ईरान किसी पे अटैक नहीं कर रहा और ईरान पे अटैक हुए जा रहा है, तो ईरान को तो ये जा रहा है ना कि अटैक की शुरुआत तो ईरान ने की थी। ठीक है कार्तिक जी, इराक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इराक के पीएम गए थे व्हाइट हाउस, उन्होंने विजिट किया यूएस का। इराक क्या बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर रहा है दोनों देशों के बीच में? चाहता क्या है, किस साइड पे है इराक? नहीं, इराक भी बेसिकली तो फंसा हुआ है ना, और वो भी एक भुक्तभोगी है ईरान के जो रेडिकलिज्म, और जो भी उनके भी जो प्रीवियसली जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो उनके जो उनका ही वॉज बीइंग शॉट एंड ही वॉज इन इराक। तो ये जो भी उनके जो प्रॉक्सीज है वो सारे, तो ये ऐसा तो नहीं है कि खाली ईरान में है, यू नो, दे आर यूजिंग लेबनान, दे आर यूजिंग इराक। तो ये 47 इयर्स में देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 47 इयर्स ये जो लोग समझ रहे कि भाई वॉर ये 28 फरवरी को शुरू हुआ, वो 28 फरवरी को नहीं हुआ। ये 47 इयर्स से ये जो रिजीम है वो यही काम कर रही है। जब दूसरी सारी कंट्रीज टनल्स बिल्ड करती है तो वो अपने रेलवे नेटवर्क के लिए करती है, वो प्रॉस्पेरिटी के लिए करती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स छुपाने के लिए नहीं करती। तो ये डिफरेंस है बिटवीन दी अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज और ईरान। एक माइंडसेट का डिफरेंस है, और यही माइंडसेट का प्रॉब्लम बहुत लेबनान और इराक दोनों फेस कर।
ठीक है अमिताभ जी, किसका फायदा हो रहा है इस युद्ध से? क्या रशिया और चाइना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि $80 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो फिर वैसी सिचुएशन में आ जाएगा जैसे $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट। तो क्या आने वाले दिनों में ये ऑयल का रेट भी और बढ़ सकता है? कौन फायदा उठा रहा है इस युद्ध से? किसका फायदा, किसका नुकसान? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा देखा जाए तो अमेरिकन कैपिटलिस्ट का है। वो तेल का दाम बढ़ता है उसमें मुनाफा कमा लेते हैं, तेल की सप्लाई बढ़ती है उसमें मुनाफा कमा लेते हैं। रूस का फायदा हो रहा है क्योंकि अब तक उसके तेल का बाजार बंद था, वो बेच नहीं पाता था, भारत जैसे देश खरीद नहीं पाते थे, उनका फायदा हो रहा है। इस समय सबसे सेफ चाइना खेल रहा है। देखिए, चाइना मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत पहले से इन्वॉल्व था। उसने सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई थी, लेकिन जब युद्ध आया तो वो बीच में आना ही नहीं चाहता है, ना सुलह कराना चाहता है, ना लड़ाई बढ़ाना चाहता है, ना ये ईरान को कहता है भैया बंद कर दो, मेरी भी तेल बंद हो रही है। चाइना इस समय एक बखूबी जानता है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है और उसके बैकयार्ड में एक नया युद्ध हो सकता है आगे चल के ताइवान पर हो, इसलिए वो सेफ खेल रहा है। चाइना के पास इस समय तेल का रिक्वायरमेंट है और उसने अपने स्ट्रेटेजिक जितने भी रिजर्व्स थे उनको रिप्लेनिश कर लिया, फिर से भर लिया है। और इस बीच जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का 17 के बाद जो भी समय मिला उनको, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि चीन के साथ जितने उनके तेल के व्यापार थे उन सारों का पैसा चीन ने ईरान को दे दिया है। तो ईरान अब उस पोजीशन में आ गया है कि लड़ पाए। तो इसमें फायदा सबका, घाटा सबका है। फायदा मैं ये कहूं, ईरान के साथ जब अमेरिका ने लड़ाई शुरू की थी तो एक एंड गेम डिसाइडेड होना चाहिए था, या तो ईरान को खत्म करो या छोड़ दो, लड़ाई ही ना करो। इस तरह घायल करके किसी देश को छोड़ना, मुझे लग रहा है IRGC पर उसका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। और वो बड़ा फेमस डायलॉग आजकल चल रहा है ना, घायल हो इसलिए घातक हो, वो वैसी ही वैसे ही स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसको एक कॉन्क्लूसिव फेज में अमेरिका को ले जाना होगा। ट्रंप साहब 24 घंटे में कुछ करते रहते हैं। कम से कम आर्मी को तो खुला हाथ दे दे, मिलिट्री को भी तो खुली छूट दे दे कि जो करना चाहते हो करके आओ, बताओ क्या हुआ। हर दिन नए डायलॉग, हर दिन नए स्टेटमेंट, इससे किसी का हित नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद होगी। हाँ, तेल के दाम उतने नहीं बढ़ेंगे, जो इनिशियल क्वेश्चन था आपका, जितने बढ़े थे पिछले बार, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि ये ऑन ऑफ चलता रहेगा अगर इसी तरह तेल बढ़ाते रहे दाम। चाइना इस समय सबसे अच्छे पोजीशन में है क्योंकि चाइना ने काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी उसको डाइवर्सिफाई कर लिया, हाइडल पावर से, इलेक्ट्रिक ईवी से। तो उसकी डिमांड अभी कम है, इसीलिए तेल के दाम उतने नहीं बढ़े हैं। लेकिन ये प्रोलॉन्ग करेगा। और मैं ये भी बता दूं, इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन कोई भी खोज रहा है, चाहे ट्रंप, चाहे अमेरिका, चाहे ईरान, वो नहीं मिलने वाला है। IRGC इनको कंट्रोल करता है, वो अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए हमेशा इन पर अटैक करता रहेगा। प्रवीण जी, बिना एंड सोचे कि क्या होगा इस युद्ध का अंजाम, बिना सोचे ही युद्ध को शुरू कर दिया गया और युद्ध का दूसरा फेज भी अब शुरू कर दिया गया है। क्या चाहता है अमेरिका? ईरान को खत्म करना चाहता है, बातचीत चाहता है, क्या चाहता है? देखिए, कभी भी उद्देश्य ये नहीं था कि ईरान के ऊपर अमेरिका अपना झंडा फहराए और पूर्ण रूप से अपनी एक जीत हो। दैट वाज नॉट द इंटेंट। इजराइल का तो था, कई बार हमारे आपके एलाई का तो था। तो कई बार पैनलिस्ट चर्चा कर चुके हैं, द लार्जर वॉर इज बिटवीन द अमेरिका लेड वर्ल्ड पावर एंड द चाइना, रशिया एंड ईरान लेड, दैट नेक्सस लेड वर्ल्ड पावर। उसको कमजोर करने के लिए वेस्ट एशिया में और पर्टिकुलरली गल्फ रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए अमेरिका की एक बड़ी ये मुहिम थी। उसमें अमेरिका काफी सफल हुआ है। और उससे भी ज्यादा जो न्यूक्लियर थ्रेट थी, ये केवल एक प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं, पिछले 7 प्रेसिडेंट को अमेरिका की मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसी यही रिपोर्ट देती थी कि न्यूक्लियर पावर्ड, वॉरहेड पावर्ड ईरान इज मोस्ट डेंजरस टू अमेरिकन सिक्योरिटी एंड इट्स द बिगेस्ट थ्रेट। उसको काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया है। ये 2 बड़ी विन है। एक सरप्राइज एलिमेंट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रूप में निकला है, उसको भी अमेरिका ने जो स्क्रिप्ट एक तरह से फ्लिप कर दी, खुद ने ब्लॉकेड लगाकर ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। वेस्ट एशिया में उसने दिखा दिया कि वेस्ट एशिया में चाइना कैन ऑल्सो नॉट कंट्रोल एंड चाइना विल ऑल्सो गेट हिट, एंड अनफॉर्चुनेटली भारत को भी बड़ा उससे नुकसान हो रहा है। तो बाय एंड लार्ज अमेरिका इज
शोइंग इट्स पावर। एंड छोटे जो देश हैं जो पहले चाइना की तरफ ग्रेविटेट हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने देखा अमेरिका की मिलिट्री पावर, अमेरिका का डॉलर डोमिनेंस। आपने देखा होगा पिछले 4 महीने में दुनिया के हर करेंसी के अगेंस्ट में डॉलर मजबूत हुआ है। अपने आप को डॉलर मजबूत की कर रहे हैं, करेंसी दूसरी को लोगों ने कंट्रीज को, एक्सेप्ट पूरे किया। देश को, आप पूरे विश्व को कमजोर कर रहे हैं, ये भी तो एलिगेशंस लगते हैं। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी कहा गया कि ठीक है आप निवेश कीजिए, तभी हम 20% वो ब्लॉकेट नहीं लेंगे, 20% टैरिफ नहीं लेंगे। लेकिन मेजर सिवाज, हिजबुल्लाह को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश लेबनान में की जा रही है, लेकिन मिसाइल्स भी वहां पर जा रही हैं सीरिया के बॉर्डर के थ्रू, उसके साथ साथ हथियार भी जा रहे हैं। कौन ये सप्लाई कर रहा है? और अगर हुती भी एक्टिवेट हो जाता है, एक अटैक तो हमने देखा, अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो फिर कितना खतरनाक होगा ये आगे? बहुत ज्यादा खतरनाक होगा गोयनका, इसमें कोई शक नहीं। और जो आप बता रहे थे, इशारा कर रहे थे कि हिजबुल्लाह को फाइनेंस, ट्रेंड और आप ये कहें हथियार सारे के सारे ईरान से आते थे, और ईरान का रास्ता था ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान। जब सीरिया असाद चला गया है तो थोड़ा सा सेटबैक हुआ था, मगर अब फिर हथियार आने स्टार्ट हो गए। और हिजबुल्लाह अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सोचना कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया है, वो भी मुझे लगता है एक गलती होगी। और हिजबुल्लाह हमले करेगा जब उसको मौका मिलेगा, जब लड़ाई पूरी हो जाती। दूसरा, होती रिबल जो हैं वो बब अल मंदेब को बंद कर देंगे, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तीसरा, आप ये जो बात कर रहे थे कि ये रूस और जो चीन है, इसको सबसे ज्यादा फायदा, रूस को भी फायदा, रूस का ऑयल बिकता है और वो भी नए रेट में। और दूसरा जो चाइना है वो ये देख रहा है कि अब अमेरिका कहीं ना कहीं यहां पर भी इन्वॉल्व है, और आप यूक्रेन की लड़ाई में भी, इंडो पैसिफिक में उसका ध्यान हट गया है। यही तो चीन चाहता है, और चीन इस लड़ाई के अंदर है। चीन जो ये आप सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन दे रहा है ईरान को, वो चीन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से चीन भी इन्वॉल्व है। जिस तरीके से फायदा रशिया को भी हो रहा है, उसका भी ऑयल खूब बिक रहा है। और अगर ये तीसरा फ्रंट ये स्टार्ट हो जाता है, अगर ये हुती भी एक्टिव हो जाते हैं, हमास भी एक्टिव हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर युद्ध कहीं किस अंजाम पर पहुंचेगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।